गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक क्षितिज का 5वां पाठ यानी 5वीं कविता ग्रामश्री करेंगे। पद्य खंड से 5वां पाठ ग्रामश्री, जो कि कविता है और इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत एक ऐसे कवि हैं जो प्रकृति के बारे में ज़्यादा लिखते हैं। तो इन्होंने इस कविता में गांव का वर्णन किया है। जैसा कि शीर्षक से ही हमें समझ में आ रहा है कि ग्रामश्री यानी गांव की सुंदरता का वर्णन किया है। तो आइए हम देखते हैं इनकी कविता। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिसमें रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। देखिए गांव का कितना सुंदर वर्णन पंत जी ने किया है। क्या कहा कि फैली दूर तलक, खेतों में क्या है, दूर दूर तक मखमल जैसी, मतलब बिल्कुल कोमल कोमल मखमल जैसी हरियाली फैली हुई है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, यानी खेतों में दूर तक मखमल जैसी कोमल हरियाली फैली हुई है। लिपटी जिसमें रवि की किरणें, रवि कौन, सूर्य। जब सूर्य उदय होता है तो जब उसकी किरणें जो होती हैं और जो ओस होती है थोड़ी थोड़ी सी, जो पौधे होते हैं, जो हमारी फसल होती है, उसके ऊपर ओस की बूंदें टिकी होती हैं, रात भर जो ओस जमती है। और जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य की किरणें जब उस ओस की बूंदों से टकराती हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने चांदी की जाली बिछा दी हो, चमकती हुई दिखाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने चांदी की जाली बिछा दी हो। यानी लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली, यानी उस कोमल हरियाली पर सूर्य की किरणों ने ऐसे बिछा दी है जैसे किसी ने कोई चांदी की जाली बिछा दी हो। सूर्य की किरणें ऐसी लग रही हैं। तिनकों के हरे हरे तन पर, जो पौधे हैं अभी छोटे छोटे से हैं, और जब छोटे छोटे पौधे होते हैं तो जो उनका तना होता है मेन, वो भी हरा ही होता है। तो क्या कहा कि तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर, हरित मतलब हरा, रुधिर मतलब रक्त, खून। तो खून कैसा होता है हमारा कैसा होता है, लाल होता है। तो यहाँ पर कवि ने क्या कहा कि जो पौधों के हरे हरे तने हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इसमें हरा हरा खून झलक रहा है। कैसा खून, हरा हरा रक्त उसमें झलक रहा है, दिखाई दे रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ, श्यामल मतलब इतना हरा भरा जो मतलब वातावरण है चारों तरफ, मतलब खेती ही खेती है, हरियाली ही हरियाली है। इस हरी भरी भूमि के तल पर झुका हुआ, कौन झुका हुआ है, नभ का चिर, नभ कौन, आसमान का चिर निर्मल नील फलक, नीला फलक मतलब जो उसने पर्दा सा बिछा लिया है। यानी कि ऐसी हरियाली पर, भूमि की इतनी मखमली हरियाली के ऊपर नीले आसमान ने क्या कर लिया है, अपना पर्दा सा डाल दिया है। बहुत ही सुंदर वातावरण दिखाई दे रहा है कि जैसे इस हरी भरी भूमि के तल पर जो आसमान है उसने अपना पवित्र उज्ज्वल क्या कर दिया है, फलक डाल दिया है, कोई पर्दा सा डाल दिया। कैसा, नीले रंग का, नीला नीला हो जाता है। तो क्या कहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे आसमान ने कोई नीला सा हल्का आवरण इस हरी भरी भूमि के तल पर डाल दिया है। समझ में आ गया। एक बार फिर देख लीजिए। क्या कहा है कि खेतों में दूर दूर तक मखमल जैसी कोमल हरियाली फैली हुई है और सूर्य की किरणें ऐसी लग रही हैं जैसे उस हरियाली के ऊपर चांदी की जाली बिछा दी है। किसकी वजह से, ओस की बूंदों की वजह से। और क्या है, हरे हरे पौधों के तन में हरा हरा रक्त उन्हें झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस हरी भरी भूमि के ऊपर आसमान ने क्या किया है, अपना मतलब निर्मल मतलब होता है पवित्र, पावन। तो पर्दा, नीला पर्दा सा, आवरण सा उसके ऊपर डाल दिया है, यानी आसमान उसके ऊपर छाया हुआ, बादलों के रूप में छाया हुआ है। अब आपसे जैसे पूछेंगे कवि का नाम बताओ, सुमित्रानंदन पंत, कविता का नाम ग्रामश्री, याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। और फिर उसकी खेती के बारे में, गांव के बारे में सारा इस कविता में बताया गया है। आपसे और प्रश्न क्या पूछ सकते हैं कि भाई
जैसे हरा हरा शब्द आया, काव्य वैसे तो क्या पूछेंगे, किस चीज़ का वर्णन कर रखा है, गांव का वर्णन कर रखा है। किसकी किरणें हैं, रवि की किरणें हैं। कैसा रुधिर झलक रहा है, हरित रुधिर झलक रहा है। फिर प्रसंग पूछेंगे तो आप प्रसंग भी बता सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से ली गई हैं और कविता का नाम है ग्रामश्री और कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। इन्होंने इस कविता में गांव की सुंदरता का वर्णन किया है। व्याख्या भी कर देंगे आप, और अगर काव्य सौंदर्य की बात आती है तो बताएंगे भाई बहुत अच्छी सहज सरल सुबोध भाषा है, अलंकारों का प्रयोग कर रखा है, हरे हरे दोनों का एक ही मीनिंग है, तो आप क्या कहेंगे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और तत्सम शब्दावली का प्रयोग कर रखा है। चांदी की सी उजली जाली, मैंने बताया था सा सी सम समसी समान समूह, जब ऐसे शब्द आ जाते हैं तो उपमा अलंकार होता है, तो आप ये बता देंगे यहाँ पर उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, रोमांचित सी लगती वसुधा। वसुधा कौन, पृथ्वी, भूमि, धरा, धरती, सारे पृथ्वी के ही पर्यायवाची हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियां हैं शोभाशाली, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। देखिए क्या कहा कि वसुधा यानी हमारी पृथ्वी भी बड़ी रोमांचित लग रही है, यानी प्रसन्न लग रही है, खुश हो जाती है। धरती भी खुश हो जाती है जब उसके ऊपर अच्छी फसल लहलहा रही होती है, उसको टाइम पे उसे पानी मिलता है, खाद मिलता है, उसकी भूमि की जो उर्वर शक्ति होती है वो भी टाइम टू टाइम अगर उसे मिलती रहे खाद के रूप में, पानी के रूप में, तो वो भी खुश हो जाती है। जब उसके ऊपर खेत लहलहाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, धरती माँ, माँ बोलते हैं ना, धरती माँ। और कोई भी माँ कितनी खुश होती है जब वो अपनी तरफ से बच्चों को कुछ देती है। तो जब इस तरह से फसल तैयार होती है तो धरती माँ बड़ी खुश हो जाती है, रोमांचित हो जाती हैं। तो क्या कहा है कि वसुधा भी बहुत ही रोमांचित प्रसन्न दिखाई दे रही हैं, धरती माँ भी बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आई जो गेहूँ में बाली, कि अब गेहूँ और जौ में बालियाँ आ गई हैं। समझते ही होगे आप, बाली आ जाती तो क्या होता है, उसमें दाने पड़ जाते हैं, फिर फसल काट ली जाती है और दुनिया को खाने के लिए अन्न मिल जाता है। तो क्या हुआ कि भूमि भी बहुत ही खुश नज़र आ रही है, पृथ्वी भी बहुत खुश नज़र आ रही है, प्रसन्न नज़र आ रही है, क्योंकि आई हैं गेहूँ जौ में बाली, जौ और गेहूँ में बालियाँ आ गई हैं। अरहर, अरहर दाल होती है ना, और सनई की सोने की, सनी भी होती है, दाल ही टाइप में होती है। तो क्या कहा है कि अरहर और सनई की सोने की, मतलब वो पकने के बाद गोल्डन गोल्डन सा कलर हो जाता है उनका, जब वो पक जाती हैं उनकी फलियाँ। तो क्या कहा है कि वो भी बहुत ही किंकणियाँ हैं शोभाशाली, जो उनकी फलियाँ हैं वो भी बहुत ही सुंदर लग रही हैं, बहुत ही सुशोभित हो रही हैं, सुंदर लग रही हैं, शोभाशाली हैं। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, और सरसों भी पक गई है। सरसों पकने के बाद क्या है, तेल जैसी तैलाक्त गंध, तेल की गंध मतलब खुशबू आ रही है। भीनी भीनी मतलब धीमी धीमी, सारे वातावरण में सरसों की तेल की भीनी भीनी सुगंध फैली हुई है, आ रही है। फूली सरसों पीली पीली, क्योंकि सरसों जो पीली पीली सरसों है वो फूल गई है, यानी अब उसमें भी दाने पड़ चुके हैं। लो हरित धरा से झांक रही, और देखिए इस हरी हरी धरती से और कौन झांक रहा है, नीलम की कली तीसी नीली। नीलम भी एक पौधा होता है जो क्या करता है, मतलब वो भी झांक रही है, उसकी कली भी। तीसी मतलब अलसी, अलसी के नीले फूल होते हैं तो वो भी झांक रहे हैं। क्या कहा कि लो देखिए अब इस हरी भरी धरती से नीलम की कलियां भी और अलसी की कलियां भी झांक रही हैं, जो कि अलसी में नीले फूल आते हैं तो उसके नीले नीले से फूल और नीलम की कलियां झांक रही हैं, यानी सुंदर लग रही हैं। उसी तरह से इसमें से भी प्रश्न बनेंगे, वो आप सब दे सकते हैं। अगला देखिए पैराग्राफ, रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छीमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर,
फूले फिरते हों फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। ये देखिए क्या कहा कि जो मटर है, मटर के जो पौधे हैं, रंग रंग के फूलों में रिल मिल मतलब मिलजुल कर, रंग रंग के अलग अलग प्रकार के बड़े सुंदर से फूल आते हैं मटर के पौधे के ऊपर। तो क्या कहा कि रंग बिरंगे फूलों में, फूल खिलने के बाद जो मटर के पौधे हैं वो ऐसे एक दूसरे से मिलजुल कर खड़े हैं जैसे सहेलियां खड़ी होती हैं। जैसे दो चार सहेलियां जब इकट्ठी खड़ी होती हैं आपस में मिलजुल कर, इसी तरह मटर के पौधे भी रंग बिरंगे फूलों के साथ खड़े हैं। ये क्या हो जाएगा, इस तरह कौन खड़ा होता है, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। मैंने आपको बता रखा है जो प्रकृति में मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाता है तो वहाँ क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है। मखमली पेटियों सी लटकी, और मटर आ गई हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी सी कोमल है, वो मुलायम है इसलिए मखमली कहा। मखमली पेटियों सी लटकी, वो फली जो लग जाती है वो ऐसा लग रहा है जैसे मखमली पेटियां सी लटकी हुई हैं। छीमियाँ छिपाए बीज लड़ी, और वो अपने अंदर बीजों की कतार लड़ियाँ छुपा रखी हैं। मटर के दाने होते हैं ना, वो एक लाइन में लगे होते हैं। तो क्या कहा है कि अपने अंदर बीज की लड़ियों को छिपाए हुए खड़ी हैं। फिरती हैं रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। और क्या हो रहा है, जो रंग बिरंगी तितलियां हैं वो भी रंग बिरंगे फूलों पर उड़ती हुई मंडराती हुई घूम रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तितलियां इधर से उधर जा रही हैं। अगर हवा में पौधे भी इधर उधर जाएंगे ना तो उनके ऊपर जो रंग बिरंगे फूल हैं ऐसा लगेगा जैसे ये तितली उड़ के इधर चली गई इधर चली गई। तो यही कहा है कि रंग बिरंगे फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां भी घूम रही हैं, उड़ती हुई इधर से उधर जा रही हैं। रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले, अच्छा ये हो गया, फूले फिरते हों फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। ये इसीलिए कह गया है कि जिस प्रकार तितलियां एक रंग बिरंगे फूलों पर उड़ती हैं, इसी तरह फूले फिरते हों मतलब खुश होकर जो फूल हैं वो खुद ही ऐसा लग रहा है कि एक वृंत से दूसरे वृंत पर जा रहे हैं। यानी जब हवा चलती है तो पौधे भी इधर उधर हो जाते हैं, थोड़ी उनकी जो टहनियाँ हैं जिनके ऊपर फूल लगे हुए हैं। तो क्या कहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे फूल खुद उड़ उड़ कर एक दूसरे वृंत पर जा रहे हैं, एक दूसरे के तनों पर जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण है। मखमली पेटियाँ सी जब कहा तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। और रंग रंग और उड़ उड़ दोनों एक ही बात प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अभिधा है शब्द शक्ति और बहुत ही सहज सरल भाषा का प्रयोग कर रखा है, बिल्कुल साफ समझ में आ रही है। अगला देखिए, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल हो उठी कोकिला मत वाली, महके कटहल मुकुलित जामुन जंगल में झरभेरी झूली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम आलू गोभी बैंगन मूली। देखिए सारी ही चीज़ों का वर्णन कर दिया कवि ने। क्या कहा कि अब ऐसा लग रहा है जैसे रजत किसे कहते हैं, चांदी को, स्वर्ण सोने को, और मंजरियाँ क्या होती हैं, जो बौर आ जाता है, कोहर बोलते हैं ना, जो उसके ऊपर आम के ऊपर आ जाता है, कोहर बोला जाता है। तो इसने क्या कहा कि ऐसा लग रहा है कि लद गई आम्र, आम्र मतलब आम, तरु मतलब पेड़ की डाली। क्या हो गया कि ऐसा लग रहा है जैसे चांदी और सोने जैसी सुनहरी क्या है, कोहर से आम की डालियाँ लद गई हैं। क्या हो गया, यानी सीधे सिंपल शब्दों में कहें तो आम के पेड़ों की टहनियों पर या मतलब पेड़ों पर कोहर आ गया है जो कि सुनहरा सुनहरा लग गया है और उससे वो लद गई हैं। झर रहे ढाक, क्या हो रहा है, मतलब ढाक क्या होता है, ढाक और पीपल के वृक्षों के पत्ते झड़ रहे हैं। तो झर रहे ढाक पीपल के दल, दल मतलब पत्ते, तो ढाक और पीपल के पत्ते झड़ रहे हैं। ऐसा टाइम है कि पीपल और झाड़ के पत्ते, ढाक के पत्ते झड़ रहे हैं और आम के पेड़ों पर कोहर आ गया है जो बड़ा सुनहरा सुनहरा बड़ा सुंदर लग रहा है और उससे डालियां जो हैं लद गई हैं।
और क्या कहा, हो उठी कोकिला मतवाली, और ऐसा वातावरण देखकर कोयल मतवाली हो जाती है और कूकती है। आप लोगों ने अभी देखा होगा जब आम पे कोहरा आया था तो कोयल बड़ी खुश होके गाती है, जिसे कूकना कहते हैं, ठीक है। तो कोयल कूक रही है मतवाली होकर, खुश होकर। महके कटहल, यानी कटहल भी महकने लग गए हैं, वो भी लग गए हैं। मुकुलित जामुन, जामुन पर भी मुकुल आ गए हैं, मतलब छोटी छोटी सी जामुन आनी शुरू हो गई हैं। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल में बेरी के वृक्ष पर बहुत सारे बेर लग गए हैं, जिससे वो झूलती हुई प्रतीत हो रही है। फूले आड़ू, और ऐसे टाइम पर आड़ू भी फूलने शुरू हो जाते हैं। नींबू, नींबू भी। दाड़िम क्या, अनार, दाड़िम भी। और आलू गोभी बैंगन मूली, आलू भी, गोभी भी, बैंगन भी, मूली भी, यानी ये सारी की सारी चीज़ें लग गई हैं और सारे वातावरण में इनकी वजह से हरियाली ही हरियाली छाई हुई है और गांव का वातावरण बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया? एक बार फिर देख लो नहीं तो, कि क्या हुआ। आम के पेड़ की डालियाँ सुनहरे सुनहरे कोहर से लद गई हैं, या कह सकते हैं चांदी जैसे कोहर से लद गई हैं। क्या हो गया, पीपल और ढाक के पत्ते झड़ने लग गए हैं, जिसकी वजह से कोयल मतवाली होकर गाने लग गई है। कटहल महकने शुरू हो गए हैं, जामुन पर मुकुल आ गए हैं छोटे छोटे से। जंगल में बेरी के पेड़ पर बहुत सारे बेर लद गए हैं। आड़ू भी फूलने लग गए हैं, नींबू भी, और अनार भी थोड़े बड़े होने लग गए हैं। आलू, गोभी, बैंगन, मूली, ये सभी सब्जियां भी मतलब लग गई हैं, जिसकी वजह से हरियाली और ज़्यादा बढ़ गई है और गांव की सुंदरता बहुत ही अच्छी लग रही है, मनोरम लग रही है। समझ में आ गया? अगला देखिए। पीले मीठे अमरूदों में लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अंवली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी ओ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। देखिए क्या कहा कि मतलब सौंदर्य जो है प्रकृति का वो अपने मतलब चरम सीमा पर है। हर तरह की सब्जियां, फल फ्रूट सारे मतलब पकने की तैयारी में हैं। तो क्या कहा कि पीले मीठे अमरूदों में, अमरूद जब लगते हैं तो आप लोग तो गांव से बिलोंग करने वाले जो बच्चे हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जब अमरूद पक जाते हैं तो उनके ऊपर जो लाल लाल चित्ती पड़ती हैं वो इस बात की निशानी होती है कि अब अमरूद काफ़ी मीठे हो चुके हैं। तो क्या कहा कि पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, अब तो लाल लाल चित्तियाँ भी बढ़ गई हैं, तैयार हैं बिल्कुल, तोड़ के खा लीजिए। पक गए सुनहले मधुर बेर, और बेर भी क्या हो गए हैं, सुनहरे सुनहरे, ब्राउन ब्राउन से हो जाते हैं ना, तो वो क्या है, सुनहरे सुनहरे हो गए हैं, यानी वो भी पक गए हैं, मीठे हो गए हैं पककर। अमली से, आंवला, आंवले का पेड़ देखा है, बिल्कुल एक लाइन में ऐसे आंवले लगते चले जाते जैसे लड़ी लगा रखी हो किसी ने। तो क्या कहा, अमली से, आंवले से तरु की, आंवले के पेड़ की डाल जड़ गई है, बिल्कुल मतलब उस पर एक ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आंवले जड़ दिए हों। लह लह पालक, और पालक भी लहलहा रही है, यानी बड़ी हो गई है। मह मह धनिया, और धनिया की भी महक पूरे वातावरण में फैल गई है, यानी वो भी तैयार हो गया है। लौकी ओ, लौकी घिया, और सेम, सेम की फलियां होती हैं। तो क्या कहा कि लौकी और सेम की फलियों की बेल चारों तरफ फैल गई हैं और वो काफ़ी लगी हुई हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, और जो टमाटर मखमल जैसे थे, मतलब पहले क्या होते हैं, टमाटर हरे होते हैं और फिर क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं पकने के बाद। तो क्या कहा कि मखमली टमाटर भी अब लाल हो चुके हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्च जो छोटी छोटी लगी थी अब वो लंबी लंबी हो गई हैं, मतलब उनकी भी थैलियाँ बड़ी हो गई। कहने का तात्पर्य है कि मिर्च भी अब बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो यानी सारे ही उसमें मतलब गांव और खेती का वर्णन कर रखा है, फसल का, और किस किस प्रकार की सब्जियां और फल फ्रूट्स का सारा वर्णन है। तो एक बार फिर देख लीजिए कि मीठे मीठे जो पीले अमरूद थे उनमें लाल लाल चित्ती पड़ के तैयार हो गए हैं।
बेर भी सुनहरे होकर मीठे हो चुके हैं, पक चुके हैं। आंवले से पेड़ की डालियां जड़ी हुई दिखाई दे रही हैं, पालक भी लहलहा रही है, धनिया महक रहा है, लौकी और सेम की बेल फैली हुई हैं, मखमली टमाटर लाल हो चुके हैं और मिर्च भी बड़ी बड़ी हो गई हैं। तो इसी तरह से आपसे जो भी इसमें प्रश्न पूछा जाए कि किससे डाल जड़ गई है, आंवली से जड़ गई हैं। अमरूद, पीले मीठे अमरूदों में क्या हो गया, लाल लाल चित्ती पड़ गई हैं। और बेर क्या हो गए, सुनहरे हो गए हैं। कौन लहलह कर रहा है, ऐसे भी पूछ सकते हैं, खाली स्थान दे के पालक डैश धनिया, तो लह लह पालक मह मह धनिया, इस तरह से भी दे सकते हैं। तो आप इसके प्रश्न कर लेंगे अच्छे से। अगला देखिए, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर मगरोठी रहती सोई। देखिए, अब कहाँ का वर्णन कर दिया, गांव के किनारे। ये गांव किसी ऐसी जगह पर है जहाँ से गंगा नदी निकलती है, तो वहाँ का वर्णन किया है कि गंगा नदी के किनारे पर जो सौंदर्य है प्रकृति का वो कैसे है। तो इसने क्या कहा कि बालू के सांपों से अंकित, बालू रेत है वहाँ पे, और क्या होता है, जो गंगा की सतरंगी रेती है, मतलब जो गंगा की मिट्टी उधर की है वो रेती जैसी होती है। आपको पता ही है, बड़ी बड़ी नदियों से रेती निकाल के लाते हैं, गंगा से भी निकलती है। तो क्या कहा कि गंगा की जो सतरंगी रेती है उसके ऊपर बालू जो मतलब जो रेत है, हवा के कारण और पानी की लहरों के कारण, लहरें आती जाती हैं और हवा के कारण वो ऐसा लग रहा है जैसे सांप पड़े हुए हों, बालू के सांप बने हुए हैं। जो सतरंगी रेती है गंगा के तट पर, वो हवा और पानी के कारण ऐसा लग रहा है जैसे बालू के सांप पड़े हुए हैं, वहाँ पर सांपों जैसे दिखाई दे रहे हैं। सुंदर लगती सरपत छाई, और वहाँ पे किसानों ने क्या कर रखा है, तट पर तरबूजों की खेती, गंगा नदी के तट पर तरबूज बो रखे हैं, तरबूजों की बेल, और वो बहुत ही सुंदर लगती हैं। घास पात तिनके बोलते हैं सरपत को। तो क्या कहा है कि बड़ी ही सुंदर लगती है वहाँ पर जो घास वगैरह उगी हुई है और जो किसानों ने तरबूज की बेलें बो रखी हैं। अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते हैं। कोई बगुले देखे हैं तुमने, क्या करते हैं वो, कई बार एक पैर से खड़े होकर दूसरे पैर से ऐसे से कलगी को ठीक करते हैं। जो उसके ऊपर वो होता है ना, सिर के ऊपर चंदा सा, उसे कलगी बोली जाती है। तो वो एक पैर से उसे ठीक करते हैं। तो क्या कहा है कि बगुले उस तट पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं, अपने एक पैर से कलगी में कंघी फेर रहे हैं, जैसे बाह रहे हों अपने बालों को। तिरते जल में सुरखाब, एक सुरखाब एक ऐसा पक्षी होता है, ऐसे कहते हैं कि वो तेरे अंदर बड़े सुरखाब के पंख लगे हैं, यानी सबसे सुंदर पंखों वाला पक्षी सुरखाब बोला जाता है। तो चक्रवाक पक्षी भी बोलते हैं उसे। तो वो क्या कर रहा है, तैर रहा है उस जल में, गंगा नदी के जल में सुरखाब पक्षी तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो मगरोठी होती है वो किनारे पर, पुलिन मतलब किनारा, किनारे पर सोई हुई रहती है। मतलब ये भी एक प्रकार की मतलब प्रजाति है जंतु वर्ग में से। तो मगरोठी वहाँ पर सोई रहती है, कलगे क्या कर रहे हैं, एक पैर से कंघी कर रहा है। एक बार फिर देख लीजिए कि गंगा की सतरंगी रेती पर हवा के कारण बालू के सांप बने हुए दिखाई देते हैं। तट पर तरबूजों की खेती और हरी भरी जो हरियाली या घास वगैरह है वो बहुत सुंदर लग रही है। अंगुली से, अपने पैर की उंगलियों से बगुले क्या कर रहे हैं, अपनी कलगी को संवार रहे हैं, मतलब कंघी कर रहे हैं। और गंगा नदी के जल में सुरखाब पक्षी तैर रहा है और मगरोठी वहाँ पर किनारे पर, तट पर सोई हुई दिखाई दे रही है। अगला देखिए, हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशिकी, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे का खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन्मन। देखिए, कवि ने क्या कहा कि हसमुख हरियाली, जो हरियाली क्या है वो हसमुख है, यानी बहुत ही अच्छी लग रही है। हिम आतप, हिम मतलब बर्फ होती है, मतलब क्या है कि बर्फीला जो मौसम है उसके कारण, उसकी
ठंडक के कारण जो हरियाली है वो हंसमुख हंसमुख दिखाई दे रही है। ठंडे ठंडे दिन हैं, ओस की बूंदें कब होती हैं? सर्दियों में दिखाई देती हैं। तो उसी समय का वर्णन किया है कवि ने। तो क्या कहा है कि हिम के प्रभाव से यानी बर्फ के प्रभाव से हरियाली बड़ी हंसमुख दिखाई दे रही है। सुख से अलसाए से सोए, और ऐसा लग रहा है कि जैसे सुख से मतलब बड़ा अच्छा फील हो रहा है, और जब धूप निकलती है तो आलस सा आता है लोगों को। ठंड लगती है रात को, तो जब हल्की हल्की धूप उन्हें मिलती है तो क्या होता है, अलसा जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे उस अलसाए से मौसम में सोए सोए सा वातावरण लग रहा है। भीगी अंधियाली में निशिकी, और क्योंकि रात्रि की जो अंधेरी ठंडक थी उसमें भीगे हुए होने के कारण जब सुबह थोड़ा सा धूप और गर्मी उन्हें मिलती है तो वो अलसा जाते हैं, ऐसा लग रहा है। और क्या लग रहा है, तारक स्वप्नों में से खोए। तारक कौन? तारे। वो भी ऐसा लग रहा है जैसे सपनों में खोए हुए से थे, और अब थोड़ा सा जब सूर्य निकल आया है तो वो भी चले गए हैं। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम। मरकत किसे कहते हैं? मरकत कहते हैं हीरे जवाहरात के डिब्बे को। तो गांव कैसा लग रहा है, इतनी सारी चीज़ें, फल फ्रूट, सब्जी वब्जी सब, जब मतलब मैंने बताया प्रकृति का सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर है। तो क्या बताया है कि जो गांव है वो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हीरे जवाहरात का डिब्बा खोल दिया है, यानी इतनी सुंदरता है। कवि का मन ऐसा कर रहा है जैसे इसे देखता ही रहूं। रात हो चुकी थी, सुबह का भी मौसम आ गया है, तो कहता है कि रात्रि में जो भीगी भीगी और अलसाया अलसाया सा टाइम, मतलब जो ठंडक थी, उसकी वजह से आलस छाया हुआ था। और अब जब उस समय तो ठंड लग रही थी, लेकिन अब जब सूर्य आ गया है तो थोड़ा सा आलस आ गया है। गांव कैसा नजर आ रहा है, जैसे किसी ने हीरे जवाहरात का डिब्बा खोल दिया हो। जिस पर नीलम नभ आच्छादन, और वो भी कैसा जवाहरात का डिब्बा खुला हुआ है जिस पर नीला आसमान छाया हुआ है, वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत, निज शोभा से हरता जन्म। निरुपम मतलब अनुपम, यानी कि जिसकी कोई सीमा ही ना हो, इतना सुंदर, इतना अच्छा लग रहा है। जैसे सर्दी का अंत, हिमांत मतलब हिम का अंत, यानी सर्दी का अंत है। और ऐसे में स्निग्ध मतलब कोमल, शांत जो ये गांव है ये कैसा लग रहा है, निज शोभा। निज शोभा मतलब अपनी शोभा से, हरता जन मन, कि जन हर जन के मन को हर लेता है, यानी इतना सुंदर वातावरण है गांव का। और ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हीरे जवाहरात का डिब्बा खोल दिया हो, और वो डिब्बा भी ऐसा जिसके ऊपर नीला आसमान छाया हुआ हो। तो सर्दियों के अंत में इतना शांत और सौम्य वातावरण, इतना सुंदर वातावरण क्या कर रहा है, अपनी सुंदरता के कारण सभी लोगों का मन हर रहा है। कौन? गांव। जो गांव क्या है, हरियाली से भरा हुआ है। और वो हरियाली कैसी बताई, जैसे मरकत, यानी कि कोई हीरे जवाहरात का डिब्बा खोल रखा। तो ये थी आपकी कविता ग्रामश्री। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसे एक बार अपनी किताबों से पढ़ेंगे भी और याद भी करेंगे, और साथ में इसके प्रश्न उत्तर भी करेंगे। धन्यवाद।